गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दिस इज़ आपका सर्वे 14th लेक्चर है, मतलब ये 14 नंबर का आपका लेक्चर है। यहाँ पे जो हम बात करेंगे, यहाँ पे जो भी चेन सर्वे में जो भी एसेसरीज़ यूज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एसेसरीज़ का मतलब है जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना यहाँ पे यूज़ होने वाली हैं। जब हम चेन सर्वे करते हैं फील्ड के ऊपर तो कुछ ऐसे पार्ट्स यूज़ होते हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं जिनको हम लोग चेन सर्वे करते समय यूज़ करते हैं। उन पे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके निकल के आ जाते हैं, इसलिए उनको पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार उनको अच्छे से देख लेते हैं कौन सा इक्विपमेंट्स होता है, उसका यूज़ क्या होता है, क्योंकि इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, इसलिए पढ़ना ज़रूरी भी है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दिस इज़ एसेसरीज़ यूज्ड इन चेनिंग। चेनिंग में कौन कौन से एसेसरीज़ यूज होती है उनके बारे में बात करना है। क्लियर है? चल देखो, सबसे पहले यहाँ पे पैक्स की बात करते हैं। ठीक है, हिंदी में से खूंटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खूंटी। तो दीज आर यूज्ड, लकड़ी की बनी होती है खूंटी। अब ऐसा नहीं है कि आपने लगा के छोड़ दिया तो गांव वाले निकाल भी ले जाते हैं। ठीक है, अगर आप सर्वे कर रहे हो तो दीज आर यूज्ड टू मार्क डेफिनेट पॉइंट ऑन द ग्राउंड टेम्पररली और सेमी परमानेंटली। ठीक है, या तो टेम्परेरी के आप उस पर लगाओगे या सेमी परमानेंट। मान ले कल को आज काम ख़त्म हुआ और कल भी आपको काम करना है, सर्वे का है, तो हो सकता है कि आप 1-2 दिन के लिए उसको छोड़ दो। लेकिन अगर आप बहुत दिनों के लिए छोड़ दोगे तो गांव वाले आते हैं, पेग निकाल के लेके चले आ जाएंगे अपने घर में, तो इसका यूज़ कर लेते वो लोग हैं। ठीक है, तो ये लकड़ी के ही बने होते हैं, निकाल ले जाएगा, जान थोड़ी पाओगे, तो इसलिए छोड़ना नहीं होता। तो इसको ज़्यादातर टेम्परेरी वर्क के लिए ही भी यूज़ किया जाता है। और ये लकड़ी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, तो इन पैक्स का यूज़ होता है जिनका डायमेंशन जो होता है, ये आपका जो भी इसकी हाइट होती है वो 150 mm होती है। और जो ये डायमेंशन होती है, जो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, तो 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर तक उसकी लेंथ बिट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पैक का यूज़ होता है। तो हमको सिर्फ लोकेट करना होता है, मार्क करना होता है, तो हम किसका हेल्प लेते हैं? पैक का यूज़ लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है एरो। इस पर भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन है कि एरो का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। तो जब चेन सर्वे करते हैं तो एरो की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ यूज्ड बाय लीडर। लीडर यूज़ करता है। ठीक है, लीडर आगे आगे चलता है और जो फॉलोअर होता है पीछे पीछे चलता है। क्लियर? तो दिस इज एंड पॉइंट ऑफ द चेन लेंथ विच इज़ लेटर कलेक्टेड बाय फॉलोअर। तो शुरुआत में जो होता है ना, जैसे मान लें इंजीनियर है, इंजीनियर ने एक पेग यहाँ एरो यहाँ पे लगा दिया, फिर अपना आगे बढ़ गया, फिर ये जो कलेक्शन करेगा ना फॉलोअर करता रहता है। तो कितना कलेक्शन हुआ उससे ये भी पता चल जाता है कि आपने कितने पैक्स लगाए, कितना लीटर, कितना आपने मेजरमेंट किया। इस पर भी एसएससी जी ने क्वेश्चन बना रखा है कि फॉलोअर और लीडर की जो पैक्स होती है उनसे आपने कितने मीटर मेजरमेंट किया। सपोज दैट 8 हैं, 3 मान लिया फॉलोअर के पास हैं और 5 आपके पास मान ले कि जो लीडर है उसके पास है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल आपके 8 पैक्स हो गए, तो 8 एरो हो गए। तो 8 एरो के बीच की डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, 2 एरो के बीच में 1 मीटर मान ले निकल गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगला देखते जाओगे तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन करवाएंगे, तो अब वहाँ पे जब करेक्ट डाटा आपके पास होगा तभी क्वेश्चन कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ पे जो निकल के आता है दैट इज़ रेंजिंग रॉड। तो इसका मैंने डायग्राम भी बनाया, एरो का मैंने ये डायग्राम बना दिया। एरो को ध्यान रखिएगा, जो ये डायमीटर सर्कुलर होता है दिस इज़ 4 mm की, इसकी जो डाया होता है ना ये 4 mm का होता है। ये जो थिकनेस होती है ना 4 mm की होती है। दैट्स क्लियर? ओके, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात होती है दैट इज़ ये जो इंटरनल डायमीटर होता है वो 50 mm रखा जाता है। तो कल को ऑब्जेक्टिव पूछ ले, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से लेकर के ग्राउंड जहाँ पे आपका ये आपका शार्प जो कोनिकल शेप होता है, यहाँ से जो पूरी हाइट होती है वो 400 mm ± 5 mm हो सकती है। बट आपको ऑप्शन में ज़्यादातर 400 mm ही मिलेगा, तो वो 400 से कम ज़्यादा हो सकती है। क्लियर है? चल आगे बात करते हैं। ये तो आपका हो गया कौन सा इक्विपमेंट, दैट इज़ आपका रेंजिंग हो गया, सॉरी ये एरो हो गया। अब बात करते हैं दैट इज़ रेंजिंग रॉड के बारे में बात करते हैं। इट इज़ यूज टू लोकेट इंटरमीडिएट पॉइंट्स अलॉन्ग द सर्वे लाइन। अगर सपोज दैट हम सर्वे लाइन सर्वे कर रहे हैं, चेन सर्वे कर रहे हैं, तो जो सर्वे लाइन्स हैं उनमें हम लोग रेंजिंग रॉड लगाते हैं। अगर आपने डिप्लोमा लेवल पे प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको रेंजिंग रॉड यूज़ की जाती हैं। ठीक है, ज़्यादातर 3 मीटर की, 2.5 मीटर की, 3 मीटर की, इस तरीके से यूज़ की जाती है। ठीक है, कलर कुछ भी हो सकता है, रेड और वाइट भी हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो ऐसा क्यों रखा जाता है? क्योंकि जब मान लो थियोडोलाइट या लेवलिंग करते हैं ना तो रेंजिंग रॉड की ज़रूरत पड़ती है हमको। तो पॉइंट्स अलॉन्ग अ सर्वे लाइन एंड इट इज़ प्रोसेस टू कॉल्ड रेंजिंग। जो ये प्रोसेस होता है, जो हम रेंजिंग इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करते हैं,
इसे हम लोग रेंजिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंजिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके। रेंजिंग रॉड जनरली 2 से 3 मीटर के लेंथ में होती हैं। रेंजिंग रॉड का डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा नुकीला रहता है और यहाँ पे थोड़ा सा स्टील का कवरेज कर दिया जाता है। जैसे कि ग्राउंड में कहीं पे भी लगाओ या मान लें कहीं पे आपको स्टेब्लिश ही करना है कुछ देर के लिए, तो उन रॉड्स के नीचे का जो अगर पोर्शन है वो स्टील से थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मतलब स्टील से कवर अप कर देते हैं, ताकि उसका जो नीचे का नुकीला पोर्शन है वो ख़राब ना होने पाए। इसलिए यहाँ पे थोड़ा शार्प कर देते हैं और स्टील से लगा देते हैं। ये ब्लैक होता है जिसकी हाइट लगभग आपकी ब्लैक की 200 mm या 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इस तरीके से 2 से 3 मीटर में रेंजिंग रॉड होती है। रेंजिंग रॉड के साथ साथ एक रेंजिंग पोल भी होता है। पोल की हाइट थोड़ा ज़्यादा रखी जाती है, तो रेंजिंग पोल की हाइट आपकी रेंजिंग रॉड से थोड़ा ज़्यादा रहेगी और इस पर एक फ्लैग लगा होता है। क्या लगा होता है? फ्लैग लगा दिया जाता है। ठीक है, इसकी रॉड जो होती है वो भी थोड़ा सा थिक होती है। किससे? रेंजिंग रॉड से। तो रेंजिंग पोल की जो ये थिकनेस होती है उससे ज़्यादा होती है रेंजिंग पोल की होती है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूँ, दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है, रेंजिंग 2 तरीके से की जा सकती है। एक तो डायरेक्ट रेंजिंग होती है और एक इनडायरेक्ट रेंजिंग होती है। एक रेंजिंग डायरेक्ट होती है और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रेंजिंग वो रेंजिंग होती है जिसमें आपको जो भी पॉइंट सर्वे करने हैं अलॉन्ग द लेंथ वो आसानी से दिखाई पड़ जाएं, तो दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, सर्वे लाइन के अलॉन्ग आप देख रहे हो आराम से आपके एसेसिबल पॉइंट हैं जिन पे आसानी से पहुंचा जा सकता है, जो आसानी से देखे जा सकते हैं, उनको बोला जाता है डायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट इसका जस्ट अपोजिट। मैं इसको अभी लिखा देता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंजिंग के बारे में। ठीक है, पहले आप इसको साइड में जो भी है इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसको ले सकते हो। मैं अभी क्या कहता हूँ, यहाँ पे ऊपर आपका जो भी पेक्स और एरो है वहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, आप चाहो तो नोट कर लो। डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग के बारे में लिखा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर। चलो, चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज़ रेंजिंग। इंटरमीडिएट पॉइंट को तो लोकेट ही करना होता है। इंटरमीडिएट मतलब शुरुआत से सर्वे करते हो बीच में जितने पॉइंट होते हैं उनको रेंजिंग रॉड की मदद से हम लोग वहाँ पे एलोकेट करते हैं, तो दैट इज़ डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग, डायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, डायरेक्ट रेंजिंग। Intermediate points are established when the end station are intervisible. Intermediate points are established. Intermediate points are established when the end stations are intervisible, आसानी से देखा जा सकता है, are intervisible। ठीक है, चलो जैसे सपोज दैट कि एक लाइन आपने बनाई, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, सपोज 1 पॉइंट 2 पॉइंट है, और आप यहाँ से आँख से, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, चल, तो ये पॉइंट अगर आपका इंटरमीडिएट पॉइंट है, बीच में अगर ये दिखाई पड़ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड आपका डायरेक्ट रेंजिंग, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट निकल के आता है, ये पता होना चाहिए आपको, ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, कह देगा जिसमें इंटरविजिबल पॉइंट नहीं है, इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, दे आर एंड स्टेशन आर इंटरविजिबल, दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग आप इसी के नीचे ही मेंशन करिएगा, इनडायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, इसके कई नाम होते हैं। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट या रिपीटेड अलाइनमेंट मेथड, इसके और नाम भी होते हैं, रिपीटेड, आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग। रिपीटेड अलाइनमेंट मेथड
ये इसका एक और नाम होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेबलिंग पढ़ते हैं वहाँ पे यूज़ करेंगे। रेसिप्रोकल रेंजिंग, जब कोई पॉइंट हमको दिखाई नहीं पड़ते या बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा आ जाती है, तब हम लोग रेसिप्रोकल लेबलिंग करते हैं। दिस मेथड यूज्ड व्हेन this method is used when end points are not, ध्यान दीजिएगा, आर नॉट, यहाँ पे क्या लिखा गया, आर नॉट इंटरविजिबल, जो दिखाई ना पड़े, इंटरविजिबल। ठीक है, चल। ड्यू टू राइजिंग ग्राउंड, हो सकता है इसका कारण हो सकता है ड्यू टू, मान ले कहीं पे ग्राउंड उठ गया और उधर का रॉड आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, ड्यू टू राइजिंग ग्राउंड ड्यू टू राइजिंग ग्राउंड between them or due to long distance between the end stations। ठीक है, चल, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। और बाकी ये सारी जो बातें हैं ना, रेसिप्रोकल वगैरह, ये सब नाम बस पता होना चाहिए, बाकी इसमें कोई ज़रूरत आपको नहीं है। ये हमारे ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में पूछेगा कि बताओ व्हाट इज़ द अलाइनमेंट मेथड, कोई मतलब नहीं है। अलाइनमेंट मेथड मतलब ये होता है किसी बॉडी, मतलब मान लिया कि आपका इस तरीके से पॉइंट्स है अलाइनमेंट पे है, तो यहाँ पे आपको मार्क करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल जैसे लेवलिंग होता है वैसे रेसिप्रोकल रेंजिंग भी करना पड़ता है। ठीक है, चल, तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड विद द, नेक्स्ट आते हैं। ये तो आपको बता दिए, एग्जाम में आपको मिल जाएंगे पॉइंट्स हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज क्रॉस स्टाफ का यूज़ क्या होता है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली भी बता दूंगा, मैं सर्वे करके भी बता दूंगा। मैं इधर वाला रॉड जो पोर्शन है ना, मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि मेरे को समझाते हुए यहाँ पे बन जाए। ठीक है, चल, मैं इसको रफ कर रहा हूँ ताकि मेरे को जो है ना कुछ पॉइंट समझाने। ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्लियर है, चल, देखो क्या हो रहा है। क्रॉस स्टाफ का यूज़ समझते हैं। इट इज़ यूज्ड टू सेटिंग आउट अ राइट एंगल या परपेंडिकुलर। एग्जाम में दोनों लैंग्वेज मिल सकता है, राइट एंगल भी बोल सकता है या परपेंडिकुलर भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है, राइट एंगल भी बोल सकता है या परपेंडिकुलर भी बोल सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ द राइट एंगल, ये इसको आर करके 90 डिग्री भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कहीं पे मान लिया राइट एंगल मेज़र करना है, राइट एंगल आपको कोई भी पॉइंट मेज़र करना है कि भैया ये पॉइंट आपका स्टेशन, इस स्टेशन से या इस लाइन से राइट एंगल है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको क्रॉस स्टाफ की यूज़ करना पड़ता है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, दैट इज़ ओपन क्रॉस स्टाफ है। ये आपके जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो मैंने डार्क किए हैं इस तरीके से, बहुत अच्छा डायग्राम तो मैंने नहीं बनाया, बट एक समझने के लिए मैंने डायग्राम बना दिया। बाकी आपको कहीं भी बुक में मिल जाएगा तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। 3D डायग्राम नहीं बनाया, सिंपल तरीके से बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे समझना है। ऐसे ग्राउंड पे इसको रख देते हैं
और हमको क्लियर कर लेते हैं। अब कैसे क्लियर होता है इस बात को समझते हैं। तो एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना कि जो क्रॉस स्टाफ होता है ये 90 डिग्री लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सपोज दैट कि आपका कोई सर्वे एरिया है, मान लेते हैं जैसे इस तरीके से सर्वे एरिया है, ठीक। ये मेन सर्वे लाइन है, जो बेस लाइन जिसको बोलते हैं, जैसे सपोज दैट ये पॉइंट ए है, दिस इज बी, ठीक। सपोज दैट कि इस पॉइंट से यहाँ पे कोई ट्री है, ठीक है, क्या है, ट्री है, और जो कि आपका मान लेते हैं इस तरीके से ये ट्री है आपका, ठीक। और इस पॉइंट से आपको लोकेट करना है कि भैया कि ये पॉइंट आपका 90 डिग्री पे है या नहीं है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार क्रॉस स्टाफ को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो क्रॉस स्टाफ का डायग्राम मतलब मैं यहाँ पे बना देता हूँ, दैट इज़, एक मिनट, क्रॉस स्टाफ ले लेता हूँ। क्रॉस स्टाफ का ही डायग्राम बनाना है, जस्ट मिनट। एक मिनट, हाँ, चल। तो सपोज दैट कि आपको यहाँ पे लगाना है, तो आप क्या करोगे, एक बार यहाँ पे लगाओगे, इधर की तरफ मेज़र करोगे, जैसे इक्विपमेंट्स को आप यहाँ पे लेके आए, इस तरीके से यहाँ पे लगा दिए, और इस तरीके से आपके पॉइंट्स तो वहीं हैं, एक बार यहाँ पे लगा दिया, ठीक। यहाँ से इस पॉइंट की लोकेशन पता कर ली, ठीक। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और यहाँ से इस पॉइंट को एक बार देख लेते हैं। तो दैट इज़, यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ तो कुछ इस तरीके से मेरे को 90 डिग्री मेज़र करना है, या ऐसे ही सीधे लगा दो इस तरीके से, और ये है आपका क्रॉस स्टाफ। इस पॉइंट के ऊपर हम लोग लगा देते हैं, ठीक। फिर क्या करते हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट पे लगाए, इस पॉइंट के बाद में इस लाइन को भी मेज़र कर लेते हैं कि भैया इस लाइन में है कि नहीं है, ठीक। तो क्रॉस स्टाफ को हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक। क्या करते हैं, क्रॉस स्टाफ से थोड़ा सा डिस्टेंस हम लोग इधर ले जाते हैं, क्रॉस स्टाफ को हैं थोड़ा इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा पॉइंट इधर ले गए, थोड़ा इधर ले गए, फिर चेक कर लेते हैं कि ये जो ट्री है ना, पेड़ है आपका, ये आपको इसके 90 डिग्री पे है या नहीं है। अगर होगा तो ये जो आपको लाइन दिखाई पड़ा है, ये 90 डिग्री बताते हैं हमको। तो इससे हम लोग क्या मेज़र करते हैं कि ये ट्री हमारा हमसे इस वाले लाइन से 90 डिग्री पे है या नहीं है, या इंक्लाइंड है, क्या है, कुछ है, हम पता कर लेते हैं। या एक बार यहाँ पे लगाओ, इसको मेज़र कर लो, फिर क्या करो, इसी क्रॉस स्टाफ को उठाओ, यहाँ पे लगा दो जा करके, उधर से फिर इधर के पॉइंट को लोकेट कर लो। एक आपको एग्जैक्ट 90 डिग्री लाइन मिल जाएगी, जिससे पता चल जाएगा कि इसके सीध में है या नहीं है। तो ये क्रॉस स्टाफ ही बताता है, ठीक। दूसरे बात, अगर मान लिया कि आपको कोई पॉइंट लोकेट करना सर्वे लाइन में, या आप सर्वे करना चाहते हो, इस पॉइंट की लोकेशन चाहिए, तो इस पॉइंट से आपने 2 पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से यहाँ से इसकी लोकेशन बता सकते हो, ठीक है। या तो इसका एंगल आपको पता हो, या इसकी लेंथ आपको पता हो, ठीक है। तो या तो इसके एंगल पता हो, θ1 या θ2, ठीक, या इसकी लेंथ पता हो, इससे आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट की लोकेशन पता कर सकते हो, ठीक। तो 90 डिग्री किससे हेल्प से, मदद से, हेल्प से यहाँ पे हम लोग करते हैं, दैट इज़ क्रॉस स्टाफ से। एक्चुअली इनकी जो साइड्स होती हैं परपेंडिकुलर ही होती हैं, तो ये बता देते हैं, ये घूम भी जाता है ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से घूम भी जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको 90 डिग्री लोकेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, क्लियर। तो दिस इज़ क्रॉस स्टाफ, क्रॉस स्टाफ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रेंजिंग रॉड लगा देंगे, यहाँ पे रेंजिंग रॉड लगा दो, या इसके बाद में फिर चाहो तो रेंजिंग रॉड लगा दो। दिस इज रेंजिंग रॉड, रेंजिंग रॉड की हेल्प से हम लोग इसको मेज़र कर लेते हैं। तो बस इतना पता होना चाहिए कि हम 90 डिग्री कैसे इसको मेज़र करते हैं, ठीक है। तो दो लोग खड़े रहते हैं, इसने इधर थोड़ा गए, इधर गए, एक बार चेक कर लेते हैं कि पेड़ इसके सीधे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपकी बता देती है, ये जो आपकी साइड जो टॉप पे दिखाई पड़ रही है ना क्रॉस स्टाफ की, ये बता देते हैं कि पेड़ आपकी लाइन में है कि नहीं है। अगर लाइन में होगा सीधे एकदम जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, या किसी न किसी एंगल पे हो सकता है, क्लियर। तो ये ऑफसेट लेने में आपको हेल्प करेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यहाँ पे बता सकते हो। तो ऑफसेट तो आप किसी भी एंगल पे यहाँ पे लेड कर सकते हो। ऑफसेट कैन बी लेड एट एनी एंगल, ठीक है। ऑफसेट आप किसी भी एंगल पे ले सकते हो।
परपेंडिकुलर भी ले सकते हो और इंक्लाइंड भी ले सकते हो। तो ये होता है क्रॉस स्टाफ का काम। फिर आता है एक आपका फ्रेंच स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ आता है। इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंच जो क्रॉस स्टाफ होता है, देखिए वो तो 90 डिग्री बताता है। और मान लिया कल को आपको कहीं पे जो क्या कहते हैं ऑफसेट लेना हो, या आपको किसी एंगल पे लेना है ऑफसेट है, तब क्या करोगे, तो उसके लिए फ्रेंच स्टाफ जो आपका निकल के आया, क्रॉस स्टाफ निकल के आया, उसका यूज़ किया जाता है। एक्चुअली जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है उसका ये डायग्राम है आपका, ये वाला डायग्राम जो है 3D डायग्राम है, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो इसको मैं 2D में कन्वर्ट कर देता हूँ, 2D में बता देता हूँ, दैट इज़ 2D में बात करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो कर्व रहता है प्लान में मैं बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से रहता है, दैट इज़ प्लान में। ऐसे ही प्लान में होता है कुछ, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से इसके डिविजन्स होते हैं। क्लियर। तो ये एंगल जैसे मान लिया आपके पास में ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 45 में, 45 डिग्री में ये, 45 डिग्री में, ठीक है। फिर ये एंगल आपका जो टोटल हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसमें क्या करते हैं, ये टॉप से मैं दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ये यही शेप है, लेकिन बनाते समय थोड़ा सा ये ऐसे आया हुआ, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया है, फिर ये ऐसे, इस तरीके से ये ऑक्टागोनल जैसा शेप होता है। 8 साइड्स होती हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 होती है, ठीक है। तो ये ऊपर से जब देखोगे ना, तो ये वाला जो शेप दिखाई पड़ रहा है वो कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एंगल जब मेज़र करना पड़ता है तो यहाँ पे स्लिट लगी होती है, जिसके स्लिट का मतलब होता है एक छोटा सा कटिंग होता है, जिसके माध्यम से हम लोग एंगल की मार्किंग होती है, वहाँ से हम लोग मेज़र कर लेते हैं। तो जो आपका फ्रेंच होता है ना, इससे हम लोग जो है ना, कि मान लिया कि आपको कहीं पे भी मान लिया किसी एंगल पे रखना था, तो मान लिया इस यहाँ से लेकर के कोई ट्री यहाँ पे है, तो इस एंगल पे भी आपको जो है ऑफसेट ले सकते हो। तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के आप ऑफसेट ले सकते हो, क्लियर। तो ये इंक्लाइंड भी ऑफसेट आ सकता है, किसके हेल्प से, तो ये फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है। तो दिस इज फ्रेंच क्रॉस स्टाफ हैज़ एडवांटेज दैट द लाइन कैन आल्सो बी सेट आउट एट एंगल 45 डिग्री टू 135 डिग्री, ठीक है। तो 45 से 135 डिग्री पे इसको मेज़र किया जा सकता है। तो 45 से कोई एंगल ले लो, 45 देखो एक्चुअली इसके डिवीज़न होते हैं, ये एंगल है 45 से 135 तक हो सकता है। तो इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है। तो इसका मतलब है कि आपका एंगल जो है 30 नहीं मेज़र हो सकता। पूछ सकता है एग्जाम में, है 4 ऑप्शन बनाएगा कि फ्रेंच क्रॉस स्टाफ मेज़र कर सकता है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 55 डिग्री, ऐसे करके ऑप्शन बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वो 45 से 135 ही जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसका जो बनावट है वो कुछ ऐसा 3D में रहता है, ये रोटेट हो जाता है, यहाँ से देखा जाता है, स्लिट होता है, ठीक है। ये इसका बेस होता है जिस पे हम लोग इसको लगाते हैं, ये क्लियर। तो एक्यूरेसी आप जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है उसकी एक्यूरेसी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ओपन क्रॉस स्टाफ। एक्चुअली इसको किसी एंगल पे मेज़र करना होता है, इसलिए एक्यूरेसी उतनी अच्छी आ नहीं पाती। हो सकता है आपने देखने में एंगल हो गलत कर दिया हो, लेकिन जो परपेंडिकुलर वाला होता है, ओपन क्रॉस स्टाफ होता है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, क्योंकि सिर्फ उसमें 90 डिग्री ही मेज़र करना है। इनमें सब में तो किसी एंगल पे 35 पे जा रहे हो, सॉरी 45, 46, 48 कुछ भी हो सकता है, तो इसमें एक्यूरेसी अच्छी निकल के नहीं आती। तो इस तरीके से हमने आपको बताया। नेक्स्ट निकल के आता है ऑफसेट रॉड। ये क्या होता है इसको देखते हैं। ऑफसेट रॉड, इट इज़ यूज्ड टू एस्टेब्लिश अ परपेंडिकुलर ऑफसेट अलोंग द सर्वे लाइन। तो जो भी सर्वे लाइन होती है, मान लीजिए ये आपकी सर्वे लाइन है, इस सर्वे लाइन से आपको सपोज दैट कि आपको कहीं पे परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर किसकी मदद से, ऑफसेट रॉड की मदद से ले लिया जाता है। एक्चुअली जो ऑफसेट रॉड होती है ना, इसमें बीच में क्या होता है ना, ऑफसेट रॉड में यहाँ पे कुछ कटिंग भी होती है ऐसे करके 90 डिग्री, ठीक है। ये स्लिट दिखाई पड़ता है, तो इससे पता कर लेते हैं कि 90 डिग्री है या नहीं है। तो इससे दिखाई पड़ता है, इससे हम लोग देख लेते हैं रॉड से ही कि ये 90 डिग्री पे कोई चीज़ है या नहीं है। तो इस स्लिट से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑफसेट रॉड से भी हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ पे कर लेते हैं, बट उतना एक्यूरेट नहीं रहता है। और दूसरा बात, यहाँ पे जो कटिंग होती है ना ऑफसेट रॉड में, तो मान लिया कई बार क्या होता है कि हमारी चेन वगैरह जो झाड़ियों में फंस जाती है, ठीक है, जो भी मान लिया कहीं कहीं पे कांटे वाटे हैं वहाँ पे फंस गई, तो इसमें जो है ना कटिंग होती है, या ऐसे ही इसमें फंसा लेते हैं और चैन को निकाल लेते हैं। तो ये भी आपका यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इन सारी बातों को देखा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में देखते हैं। तो ये बात तो आपकी क्लियर हो गई होगी।
तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इनके सबके डिटेल में मतलब ये नहीं कि इनकी बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म समझने से कोई फ़ायदा नहीं होना, बस इतना ज़रूरत है कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, कितने एंगल पे होते हैं, क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। कितना एंगल मेज़र किया जा सकता है। अब इनका 3D डायग्राम तो मैंने बना ही दिया। अब इसके अलावा इसको अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, कैसे बनता है, क्या होता है, तो कोई मतलब नहीं है, अपने सब्जेक्ट से भटक जाएंगे। हमें अपने सब्जेक्ट पे ही रहना है, लिमिटेड पढ़ के अच्छा करना है, बस ये टारगेट होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब ये सारे पॉइंट्स अगर आपके नोट्स में रहेंगे तो जब भी आप रिवीजन करोगे आपको याद आ जाएंगे, तो आप अपना काम कर सकते हो। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, दैट इज़ रेंजिंग रॉड का डायग्राम क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एक बार बना ही देता हूँ रेंजिंग रॉड, यहाँ पे रफ करके बना देता हूँ, ठीक है। दैट्स रेंजिंग रॉड का डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इसको चलो यहीं पे बन जाएगा। रेंजिंग रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कटा रहता है एकदम से, और यहाँ पे दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट, तो वही रहेगा जैसे पहले रहता था। ये ब्लैक पोर्शन रहेगा, ये वाइट रहेगा। इसी में एक स्लिट कटी होती है, स्लिट, यही आपकी बताती है ऑफसेट रॉड, दैट इज़ ऑफसेट रॉड। ये ऑफसेट लेने में आपको हेल्प करेगी, ये स्लिट होती है, यहाँ से आपको ऑफसेट लेने में हेल्प मिलेगी। ये इस कटिंग से क्या करते हैं, जो चेन अगर मान लिया आपकी कहीं पे फंस गई तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये बात आपके निकल के आ जाती है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये ऑफसेट रॉड होता है, नैरो स्लिट इसको बोला जाता है, नैरो। दिस इज ऑफसेट रॉड, ऑफसेट रॉड, ठीक है। चल, ऑफसेट रॉड अगर मान लिया ऑब्जर्वर है ना, तो ऑब्जर्वर इससे देख सकता है, जैसे सपोज दैट कि आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है। तो आपकी आँख, जैसे ये आप यहाँ पे देख रहे होगे, तो ये 90 डिग्री आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, इससे पता करते हैं, नैरो स्लिट होती है, इससे ऑब्जर्वर देखता है, तो आपको 90 डिग्री क्लियर हो जाता है, ये बात क्लियर होती है। क्लियर है अब? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छे से नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है।
क्योंकि देखिए इस टॉपिक में ना इनके इक्विपमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्शन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम ज़रूर बना लीजिएगा क्योंकि डायग्राम से ज़्यादा याद रहता है। तो आपका जो भी ऑफसेट रॉड का डायग्राम मैंने बना दिया वहाँ पे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबको यहाँ पे आप एक लाइन लिख लीजिएगा, इट इज़ यूज फॉर दिस एरो या दिस कटिंग इज़ यूज टू रिमूव द चेन फ्रॉम द श्रब्स, झाड़ियों से श्रब्स बोला जाता है, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। अब उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। देखिए सर्वे में ना जो इक्विपमेंट्स होती है उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब उनके इक्विपमेंट्स के बारे में आपको जानकारी अच्छे से होना चाहिए। तो क्रॉस स्टाफ समझ में आ गया, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऑफसेट रॉड आपको समझ में आ गया होगा, इसका यूज़ क्या है। इससे हम लोग 90 डिग्री ऑफसेट लेते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पता करने के लिए ऑफसेट रॉड का यूज़ किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें निकल के आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है ना, उसके बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। चल आगे बात करते हैं, दैट इज ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में बात हम लोग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑफसेट रॉड की बात कर ली, ठीक है। ऑफसेट क्या होता है ये भी बात कर लिया, ठीक है। और कितने एंगल पे रखते हैं ये भी हमें पता है। 45 डिग्री वाला तो आपको क्लियर ही हो गया होगा अच्छे से। अब अगले दिन तो हम पढ़ेंगे अच्छे से, करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो करेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। करेक्शन टॉपिक तो हम लोग अगले दिन ही कवर कर पाएंगे, आज तो नहीं हो पाएगा। चल नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज़ क्रॉस स्टाफ हो गया। क्रॉस स्टाफ या इसे ओपन क्रॉस स्टाफ भी बोलते हैं, दोनों नाम ही होते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, तो उसको चाहे क्रॉस स्टाफ बोल दो या उसको ओपन क्रॉस स्टाफ बोल दो, दोनों बातें सिमिलर हैं, दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो निकल के आता है दैट इज ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में बात हम लोग करेंगे, ठीक है। ठीक है, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, it is the based on the principle that a ray कोई रे है, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, that a ray of लाइट, देखिए नाम में लिखा है ऑप्टिकल, ऐसे समझा करो। ऑप्टिकल का मतलब ये होता है कि जिसमें ऑप्टिक्स के रूल यूज हो। ऑप्टिक्स आपने पढ़ा होगा, 11th-12th में आपको ऑप्टिक्स पढ़ाई जाता है, जिसमें लेंस के ऊपर हम लोग जो है ना, कोई आपकी रेज गिरती हैं, फिर कहाँ फोकस से पास करेंगी या पैरेलल हो जाएंगी या कितनी इमेजेस बनेंगी, कहाँ पे इमेज बनेगी, वो सारा कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो ऑप्टिक्स में आता है। इसलिए इनका नाम पड़ गया ऑप्टिकल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे कोई मिरर या ग्लास यूज होने वाला है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ पढ़ा करो तो उसके नाम के पीछे जाओगे ना तो पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्टेड, light reflected successively, that is successively from two surface
from two surface undergoes a deviation of डेविएशन का मतलब होता है दो एंगल का डिफरेंस होता है। डेविएशन अभी बताऊंगा, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। डेविएशन ऑफ ट्वाइस द एंगल, डेविएशन ऑफ ट्वाइस द एंगल between the reflecting surface, इसमें ध्यान दीजिएगा रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, दो सरफेस हो रहा है यूज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो डिस्कशन है, दीज एंगल्स बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज एंगल बिटवीन द reflecting surfaces is kept, ये बहुत पूछता है, kept at 45 डिग्री, 45 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। so that after double reflection, पूछ लेगा कि कितने प्रकार का, यहाँ मतलब सिंगल रिफ्लेक्शन हो रहा है या डबल हो रहा है। एक्चुअली 45 पे जब रखते हैं, अभी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, 45 पे रखने के बाद में क्या होता है कि हमारा डबल रिफ्लेक्शन मिलता है। डबल कैसे, वो डायग्राम से क्लियर होगा। ठीक है, सो दैट लाइट आफ्टर डबल रिफ्लेक्शन, after double reflection, so that light after double reflection is at an right angle, दो बार रिफ्लेक्ट होगा तो 45 दूना कितना हो जाएगा, 90। राइट एंगल टू द इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये बात निकल के यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसी बनावट इसकी होती है, निकल के आती है। यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लो, फिर बात करते हैं। द ऑप्टिकल स्क्वायर इज मोर कन्वीनियंट, आसान पढ़ते हैं और अच्छे होते हैं। द ऑप्टिकल स्क्वायर इज मोर कन्वीनियंट, सुविधाजनक रहते हैं, मोर कन्वीनियंट, ठीक है, एंड मोर एक्यूरेट, इनकी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी होती है, एंड मोर एक्यूरेट, क्योंकि देखिए ऑप्टिकल कॉन्सेप्ट पे है, इसलिए इनका आपका जो रे का रिफ्लेक्शन होगा वो एक पर्टिकुलर एंगल पे ही होगा। और जब हम आँखों से साइड करते हैं, जो ऑप्टिकल स्क्वायर के अलावा जो क्रॉस स्टाफ आप यूज़ कर रहे थे, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एंगल जो रेज है आप सही बता पाओ। ठीक है, तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, मोर एक्यूरेट देन आ क्रॉस स्टाफ। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्लियर है? चलो आगे कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। चलो अब डायग्राम की बात कर लेते हैं, दैट इज ऑप्टिकल स्क्वायर आपको लगाना है। कितने एंगल पे आप लगाओगे इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना 2 लगाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो डायग्राम समझते हैं, डायग्राम कैसे निकल के आता है उसको देखते हैं। सपोज दैट कि आपका जो क्रॉस स्टाफ है कुछ इस तरीके से, सॉरी ऑप्टिकल स्क्वायर जो है कुछ इस तरीके से है, ठीक, और डबल सरफेस इसका बना देते हैं, दैट इज डबल सरफेस दिस इज अ डबल सरफेस डबल सरफेस, ठीक है। चलो, और मेरा स्टेशन से मान ले मेरे को 90 डिग्री मेंटेन करना है कि कितने एंगल पे आपका, हमको मेन पर्पज़ यहाँ पे क्या है कि हमारा स्टेशन का जो है ऑफसेट लेना है और 90 डिग्री पे मेंटेन करना है, ठीक है। चलो, तो सपोज दैट कि ये आपकी एक लाइन है, मेन सर्वे लाइन है, दिस इज मेन सर्वे लाइन, और यहाँ पे कोई आपका स्टाफ है या रेंजिंग रॉड है, कुछ भी कह सकते हो, या पोल मैं बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चलो, ये पॉइंट आपका बी है, क्लियर। यहाँ पे दो मिरर लगाए जाते हैं, एक पॉलिश होता है, दूसरा वाला आधा पॉलिश होता है, आधा आपका ट्रांसपेरेंट होता है। और हम लोग जो देखेंगे वो पॉइंट आपका दिस इज़ द ए पॉइंट है, यहाँ से ए से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ से देखना शुरू करेंगे एक बार शुरुआत में, ये आपकी आई हो गई, ठीक है। यहाँ से हमने देखना स्टार्ट किया। अब देखो क्या बात करते हैं, दैट इज नेक्स्ट स्टेशन आपका सपोज दैट 90 डिग्री पे आपको लाना है, दैट इज ये आपका 90 डिग्री पे आना है। तो अगला जो स्टेशन है सपोज दैट इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। कहाँ पे है? इस लाइन पे। और आपको ये देखना है क्या ये 90 डिग्री पे है या नहीं है इनके बीच में एंगल, कि जो ये आपका रेंजिंग रॉड है या पोल कह सकते हो, और जो ये आपका रेंजिंग रॉड है या पोल कह सकते हो, दैट इज़ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, ये रेंजिंग पोल बोल सकते हो या चाहो तो रेंजिंग पोल और रॉड, कुछ भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। ओके, चलो, दिस द पॉइंट। यहाँ से रे एंटर करेगी रिफ्लेक्ट करने के बाद। देखिए, कोई भी चीज़ हम आँखों से जब देखते हैं ना, जब तक दूसरे ऑब्जेक्ट पे ऊपर किरणें गिरती हैं, टकराती हैं, वहाँ से रिफ्लेक्शन आता है, तब हमारी इमेज यहाँ आँखों के ऊपर बनती है, ठीक है। चलो, रेटिना पे जहाँ पे भी बनती है तो वहाँ पे इमेज बनती है, जब तक उस पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तब तक इमेज ही नहीं बनती है, ठीक है। तो वही हाल यहाँ पे भी है। तो जैसे यहाँ आँख से देखेंगे, जैसे मान लो इसको देखेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, मिरर लगाते हैं। तो एक मिरर हम लोग जो है यहाँ पे लगाते हैं, दिस इज ये मिरर लगा दिया, ठीक। ये मिरर आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और ये फुल्ली जो पॉलिश्ड होता है मिरर, फुल्ली पॉलिश्ड मिरर। ऐसा क्यों करते हैं जानते हो? ताकि इस पे किरणें पड़े और रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, एब्जॉर्ब ना करे, रिफ्लेक्शन ही आए। तो ये आपका जो लगाया जाता है ना, ये 105 डिग्री पे ये लगाया जाता है। तो ये रे आपने, जैसे इसकी रे इसके ऊपर इंटर करेगी, ठीक है। तो जैसे इसको आप देखना शुरू करोगे, तो एक तो आपने इस पे लगाया, एक तो आप इसको देख रहे हो, एक आप यहाँ से देखोगे, दो चीज़ें आपके सामने निकल के आ जाती हैं। नेक्स्ट जो लगाते हैं ना, नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, दैट इज़ दिस थिंग, ये लगाते हैं। हाफ तो इसका जो ऊपर वाला होता है पॉलिश करते हैं, नीचे वाला ट्रांसपेरेंट होता है। हाफ पॉलिश एंड हाफ ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट, आधा जो मिरर होता है ना ट्रांसपेरेंट होता है, उसका रीज़न होता है देखने के लिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ ये जो एंगल होता है ना, दैट इज़ इसके बाद में अगर आपकी किरणें इसके ऊपर गिरती हैं, इसके ऊपर गिरने के बाद में इसका जो इसके बाद टकराते इससे, अब ये फुल्ली तरीके से कैसा है, पॉलिश है। तो जैसे इससे अगर आप यहाँ से देखोगे, मान लिया इस पर टकराएंगी, इसके बाद में इस पर जाएंगी, इसके बाद में टकरा, अब देखो अगर ये मान लिया ट्रांसपेरेंट होता तो इससे बाहर निकल जाती किरणें, लेकिन ये फुल्ली पॉलिश है, तो पॉलिश है तो इस पर टकराएंगी और वापस बैक होंगी। वापस बैक होने के बाद आपने एक यहाँ पे लगा रखा मिरर है, लगा रखा है, ठीक। जब यहाँ पे लगा रहा है तो इसके टकराने के बाद में इसके ऊपर आएंगी,
तो इस तरीके से, ठीक है, ये निकल के आपकी किरण आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर इसके पढ़ने के बाद देखो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे किरणें पढ़ने के बाद में आधा तो पॉलिश है, तो जैसे आप बताओ, आपने एक लॉ पढ़ा होगा, मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, जो ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कोई किरण आई नॉर्मल से इस एंगल पे आई, वो मीडियम पे तो डिपेंड करती है। मान लो एयर से आपने देखा और इधर का ग्लास मीडियम है तो इधर नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, वही चीज़ यहाँ पे भी चल रही है। जैसे इसके ऊपर गिरेगी ना तो ये रिफ्लेक्ट बैक भी तो होगी, आधा पॉलिश है ना तो कुछ तो जाएगा ना। चल, और नेक्स्ट आप यहाँ से मिला दो रिफ्लेक्शन, यहाँ से भी इसको बैक साइड ले जाओ, ठीक। तो ये दोनों का जो एंगल निकल के आता है दिस इज द 45 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ हाउ मच, दिस इज़ 45 डिग्री, ये पूछ लेता है। वही मैं लिखा रहा था कि जो एंगल है यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, दैट इज दीज द एंगल्स बिटवीन द रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड जो सरफेस आपके निकल के आते हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन, जो एंगल निकल के आता है तो दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। दैट सो लाइट आफ्टर डबल रिफ्लेक्शन। डबल रिफ्लेक्शन कैसे हुआ, अभी इसको देखते हैं। डबल रिफ्लेक्शन, इसके ऊपर गिरी लाइट, फिर उसके बाद में इसके ऊपर गिरी, तब जा करके डबल रिफ्लेक्शन इसमें निकल के आता है, ठीक है। तो पहले आपने यहाँ से देखा, इसको पहले साइड किया, ठीक। साइड करने के बाद में फिर हमने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना, इसको थोड़ा और अंदर बनाना चाहिए था, थोड़ा उधर हो गया, इसको इधर बनाओ। दिस इज इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। चलो, ये एंगल जो है ना 120 डिग्री रहता है और ये एंगल जो है 105 डिग्री रहता है, ताकि समेशन जो है आपका 180 निकल के आ जाए, ठीक है। और ये जो एंगल है ना, ये 90 आपका होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90। तभी जा कर के आपका जो है ऑप्टिकल स्क्वायर मतलब प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगी कि ये वाला जो फ्लैग है या पोल है और ये वाला जो फ्लैग है ये आपस में कितने पे होना चाहिए, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ये 45 है तो इसके सामने का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज़, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं, डबल रिफ्लेक्शन कैसे होता है। एक बार किरण इसके ऊपर गई, इसके ऊपर इस तरीके से आपने अगर देखा तो इसमें रिफ्लेक्शन मैं बना देता हूँ, एक एरो आप ऐसे। तो पहले तो यहाँ पे टकराई, इसके बाद में इधर गई, फिर इधर रिफ्लेक्ट हुई, तो कई बार इसमें रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया डबल रिफ्लेक्शन। तो ये भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 बार रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया डबल रिफ्लेक्शन, ठीक है। चल, अब नेक्स्ट और निकल के एक आता है, दैट इज़ प्रिज्म स्क्वायर। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, और आपको क्या करना होता है ना, पता है, इसमें जब आप आँख से देखते रहते हैं, दोनों बार में जब देखते रहते हैं, तो हमको मान लिया जो हमारे पास स्लाइड होती है, स्लिट होती है, जो भी होती है, जैसे मान लिया एक तो मिरर आपका ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला, और एक मान लिया नीचे वाला है। तो पहले वाले में रेंजिंग रॉड सपोज दैट आपको जो दिख रही होगी, मान लिया यहाँ पे दिख रही है, और दूसरे वाले में रॉड यहाँ पे दिख रही है, ठीक, जो रेंजिंग रॉड है। तो कुछ ऐसा सेटलमेंट करते हैं ना, कुछ ऐसा इस तरीके से उसको साइड करते हैं, बार बार एडजस्टमेंट करते हैं रॉड को, ताकि ये वाली जो लाइन आपको दिखाई पड़ रही थी मिरर के अंदर, ध्यान दीजिएगा, ये वाली मान ली इस मिरर में दिख रही थी और ये वाली रॉड जो इस मिरर में दिख रही थी, दोनों को 90 डिग्री लाना है। जब ये आपस में यहाँ पे आ जाते हैं तब हम समझ जाते हैं कि आपस में कितने पे हैं, 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। तो ये अपर मिरर हो जाता है, दिस इज अपर मिरर, लोअर मिरर। ज़्यादा इसकी मतलब हमको बहुत ज़्यादा इससे मतलब नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इसकी मैकेनिज्म पे जाएं, बस बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए कि हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं। 90 डिग्री स्टेब्लिश करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं, दैट इज़ प्रिज्म स्क्वायर। इसमें देखो 2 बार साइटिंग वाइटिंग करना पड़ता है, लेकिन जो प्रिज्म स्क्वायर होता है ना, उसमें 2 बार साइटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ प्रिज्म स्क्वायर। नेक्स्ट इज प्रिज्म स्क्वायर। नेक्स्ट हेडिंग बना दो प्रिज्म स्क्वायर। तो नेक्स्ट निकल के आता है, दैट इज प्रिज्म स्क्वायर, उसको भी देखते हैं। दैट इज, इनके की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है, दैट इज थर्ड वन इज प्रिज्म स्क्वायर। प्रिज्म स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इसमें प्रिज्म स्क्वायर के बारे में पढ़े। अब देखो, जैसे हमने इसका ऑप्टिकल क्रॉस स्टाफ का यूज़ किया, इसमें कुछ कमियां रह गई। इसमें 2 बार आपको साइड करना पड़ेगा, सब कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, यहाँ पे लगाना पड़ता है 2 बार, ठीक है। 2 आपको मिरर लगाने पड़ते हैं, बट इन सबको रिमूव करके हमने प्रिज्म का यूज कर लिया।
प्रिज्म में भी टोटल डबल रिफ्लेक्शन होता है। जब कभी प्रिज्म पढ़ना तो प्रिज्म में जैसा आपको दिखाया गया था, ध्यान से सुनिएगा, प्रिज्म में कुछ इस तरीके से ये प्रिज्म होता था, एक किरण यहाँ पे गिरती थी, उसके बाद ऐसे जाती थी, फिर रिफ्लेक्शन होता था। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे प्रिज्म का ही, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखो ये किरण जो थी ना, ये जो रे थी ना, रे जिसको किरण बोलते हैं, ये 2 बार रिफ्लेक्ट हुई। एक बार इसके ऊपर गिरी जा करके, इसके बाद में टकराने के बाद फिर इस पर गई, फिर जाके रिफ्लेक्ट हो गई, इसलिए इसका नाम पड़ गया डबल रिफ्लेक्शन। एग्जाम में पूछेगा कि ऑप्टिकल स्क्वायर में क्या होता है, डबल रिफ्लेक्शन होता है। तो दैट इज प्रिज्म स्क्वायर, ठीक है। प्रिज्म स्क्वायर इज अदर इंस्ट्रूमेंट, प्रिज्म स्क्वायर is other instrument that works on the दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, that works on the, ठीक है, that works on the same principle, that works on the same principle, सेम प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है। चल, इन अ प्रिज्म स्क्वायर, दूसरा पॉइंट, इन अ प्रिज्म स्क्वायर, in a prism square, prism is used which has two reflecting surface, reflecting surface, ठीक है। दैट इज टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मान लेते हैं P एंड Q। अब डायग्राम क्लियर करते हैं तब समझ में आएगा। अब इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चल, इस वाले डायग्राम को मैं रफ कर रहा हूँ ताकि मैं दूसरा डायग्राम बना सकूँ। दैट इज प्रिज्म स्क्वायर। That is prism square. चलो प्रिज्म स्क्वायर की बात करते हैं। सपोज दैट ये आपका इस तरीके से लेंस दिखाया गया। चलो यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे सेंटर पॉइंट से, ठीक है। चलो, और यहाँ पे जो प्रिज्म बनना है कुछ इस तरीके से बनेगा। दैट इज़ प्रिज्म जैसा होता है वैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़, ठीक है, दैट इज़ प्रिज्म स्क्वायर, दैट इज़ रिलेटेड विथ प्रिज्म स्क्वायर। दैट इज़ प्रिज्म स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी एंगल जो रखा जाता है ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा आपका। दैट इज सेंट्रल पॉइंट। ये जो एंगल रखा जाता है दैट इज सरफेस जो आपका मिल जाएगा। दैट इज, एक तो ये सरफेस आपको मिल गया और एक ये सरफेस मिल गया। एंगल इनके बीच में अगर ने जैसे जो कॉन्सेप्ट है सेम कॉन्सेप्ट रहेगा जैसे आपने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में ऑप्टिकल स्क्वायर में पढ़ा। वहाँ पे भी जो एंगल था वो 105 डिग्री था। तो यहाँ पे जो सरफेस आपको मिलेगा एक ये, दिस इज़ P, दिस इज़ Q, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो ये एंगल आपका 120 डिग्री ही रहेगा, ये आपका 45 डिग्री मिलेगा, ठीक है, प्रिज्म में। और ये आपका एंगल जो निकल के आएगा उसको 5 डिग्री निकल के आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली वही कहानी, इसमें सेम आपको यहाँ पे जो रेंजिंग रॉड है या आपका पोल लगा सकते हो। और एक ये आपको 90 डिग्री पे जो लाना है आप यहाँ पे एक अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक।
तो हमको यहाँ पे भी 90 डिग्री पता चल जाएगा। तो ये जो एंगल निकल के आएगा दिस इज़ 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग जो इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें भी डबल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट होगा। एक रे यहाँ से जब आएगी इस पर टकराएगी, इससे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, इस पर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डबल रिफ्लेक्टिंग का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ से जो रे इसके ऊपर टकराएगी, उसके बाद में इससे टकराने के बाद फिर इस पर जाएगी, फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दोनों को यहाँ मिलाओगे तो दोनों 45 डिग्री पे मिल जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, ठीक है। ओके, चलो आगे कुछ बातें कर लेते हैं और देखते हैं कोई टॉपिक ऐसा है जो पढ़ाने लायक है। दैट इज़ प्रिज्म स्क्वायर की बात हो गई। तो एक चीज़ और प्रॉपर्टी मैं बता दूं, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जो रिफ्लेक्टेंट की प्रॉपर्टी होती है ना, देखो एक्चुअली क्या है ना कि अगर मान लिया कि ये आपका एक मिरर ये काम कर गया, जैसे पुराना ही केस बता रहा हूँ, और एक मिरर आपका ये काम कर गया, पुराना ही केस था, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि मान लिया कि आपका जो एंगल निकल के आता है, दिस इज एंगल थीटा, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी ऑप्टिकल, जो ऑप्टिक्स पढ़ते हैं ना, अगर सपोज दैट ये 45 छोड़ो अभी कुछ देर के लिए, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये ऑप्टिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है जो आप ऑप्टिक्स पढ़ते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल इज थीटा इफ this angle is theta, if this angle is theta, then light will be deflected, then light will be deflected at 2 theta। अब आपको और समझ में आएगा। देखो यहाँ पे it is based on the principle that a ray light reflected successively from the two surfaces undergo a deviation of twice angle। ये जो बात लिखी गई है ना, deviation of twice angle between the reflectant surface, जो reflected surface है ना उसका twice होता है। तो अगर आपके ये जो reflecting surface निकल के गए हैं उसका ये twice निकल के आएगा। तो अगर ये थीटा ये 45 अगर आया तो 45 अगर ये आया तो 45 का सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी को बोला जाता है डेविएशन एंगल। क्या बोला जाता है, डेविएशन एंगल। जैसे डेविएशन और समझा दूं कैसे होता है। सपोज दैट ये कर्व है, ठीक है, एक रे इधर से आई, एक रे इधर से आई, ठीक है। तो ये जो एंगल निकल के आता है दिस इज कॉल्ड डेविएशन एंगल। वैसे यहाँ पे भी डेविएशन एंगल निकल के आता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखो एक रे ये हो गई, एक रे ये हो गई, उनके बीच का डेविएशन एंगल आपका निकल गया, दिस इज द 90 डिग्री। तो वही चीज़ मैं ये भी बात कर रहा था। तो इस तरीके से डेविएशन एंगल को हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो भी एक अक्सर पूछ लिया जाता है, सिंपल क्लिनोमीटर। इसको भी देख लेता हूँ, साथ साथ में कर लेता हूँ ताकि कल जो टॉपिक पढ़े हम लोग उसमें जो है करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट इज़, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर, इन सब का काम क्या होता है कि 90 डिग्री लोकेट करना होता है, और इनके बीच में एंगल जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है वो 45 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा डबल रिफ्लेक्शन होता है। ये सारे एग्जाम में पूछे जा सकते पॉइंट्स हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सिंपल क्लिनोमीटर। तो इसमें क्या किया गया, सिर्फ जहाँ पे भी आपका मिरर था, ये मिरर होते हैं, दिस इज कॉल्ड मिरर, इसमें हम लोग क्या किया, प्रिज्म से रिप्लेस कर दिए थे, ठीक है, प्रिज्म से रिप्लेस कर दिए थे। ओके चलो, सिंपल क्लिनोमीटर, सिंपल क्लिनोमीटर, बस इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका काम ये होता है ना कि अगर मान लिया कि आपको कोई जो भी लैंड है स्लोपी है उसमें आपको मेजरमेंट करना हो एंगल, तब करते हैं। तो इट इज़ यूज टू मेज़र, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज टू मेज़र स्लोप ऑफ ग्राउंड, और वर्टिकल
एंगल। इससे हम लोग क्या करते हैं, या तो उसका ग्राउंड का स्लोप बता देते हैं या तो वर्टिकल एंगल। तो कुछ ऐसा है, मान ले सपोज दैट कि आपका ग्राउंड कुछ ऐसा है, ठीक। तो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, सपोज दैट इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ कुछ ऐसा देखने में होता है, ठीक है। दैट इज़ एकदम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, दैट इज़ ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बना होता है, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेजुएशंस होते हैं एंगल के, दैट इज़ कुछ ग्रेजुएशंस होते हैं, दैट इज़ इस तरीके से ये बना होता है, ठीक। ये आपका ग्राउंड है, नेचुरल ग्राउंड से जो भी इंक्लाइंड है किसी एंगल पे होगा, ये भी ना थीटा उटा पे। चल क्लियर। तो यहाँ से हम लोग जो है ना, इसमें एक प्लम बॉब लाइन होती है, दिस इज़ कॉल्ड प्लम बॉब लाइन। ये आपका एरो बना होता है, दिस इज़ कॉल्ड प्लम बॉब। प्लम बॉब ये आपको क्या बताता है, परपेंडिकुलर प्लम बॉब। यहाँ से हम लोग जो आँख से इसको देखते हैं, दैट इज़ ठीक है, इससे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलो, और इस पे ग्रेजुएशंस बने होते हैं, एंगल के मार्किंग होती है, दैट इज़ जो भी मार्किंग आपकी एंगल्स की होती है इसके ऊपर मार्क किए होते हैं एंगल्स, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सेट कर देते हैं, जहाँ पे भी आपको ग्राउंड का एंगल मेज़र करना है या वर्टिकल एंगल मेज़र करना है। तो यहाँ से हम लोग आँख से देखते हैं और वो एंगल आपको बता देता है कि किस एंगल पे आपका है। तो आपको एग्ज़ाम में बस इतना ही पूछेगा कि जो क्लिनोमीटर होता है उसका यूज़ क्या होता है। तो उसका यूज़ होता है वर्टिकल एंगल या जो स्लोप ऑफ द ग्राउंड होता है वो हमको पता करना होता है, तो इसका भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी 90 ये वाले प्लम बॉब पे 0 डिग्री होता है, उसके बाद इधर इधर कहीं पे भी जाएगा, अगर ये वाला एरो जो है ना इधर उधर जाएगा तो वो आपको एंगल सेट करके बता देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को कवर किया, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतने रखते हैं। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग जो है ना, वहाँ पे सारी बातें करेंगे, जैसे कि आपका जो क्या कहते हैं कि जो करेक्शन की बात होगी वो करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।